We will start with example 4.1 of hose pipe. You know what is a hose pipe? पता है? नॉर्मल जो पाइप यूज करते हो तुम पानी देने के लिए, गाड़ी धोने के लिए, गार्डनिंग के लिए, दैट इज कॉल्ड एज हॉस पाइप. तो हॉस पाइप यूज फॉर गार्डनिंग इज इजेक्टिंग वाटर हॉरिजॉन्टली एट अ रेट ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड. एट अ रेट ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड. तो यूनिट देख के समझ में आने वाला कि वेलोसिटी है. इट इज स्पीड ऑफ वाटर कमिंग आउट. एरिया ऑफ द बोर ऑफ पाइप. तो पाइप का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. Calculate the force to be applied by the gardener to hold the pipe horizontally stationary. तो सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लो. क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि there is a hose pipe. Hose pipe is just a normal pipe. और हर एक पाइप में as you know there is a circular cross section. इसमें से water is coming out at a rate of 0.5 मीटर पर सेकेंड. तो स्पीड बता दिया आपको वाटर का 0.5 मीटर पर सेकेंड. और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो गिवन पैरामीटर्स में व्हाट यू हैव इज स्पीड दैट इज 0.5 मीटर पर सेकेंड. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है. और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁴, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज 10⁻² मीटर. तो सेंटीमीटर स्क्वायर इज 10⁻² का स्क्वायर, तो 10⁻⁴. So area of cross section A will be 10 into 10⁻⁴ meter square. That is equal to 10⁻³ meter square. आ गया? आपको पूछा है what is the force required to hold the pipe horizontally stationary. देखो क्या होता है, you must have experienced this. नहीं किया होगा तो आज घर पे जाने के बाद पहला काम ये कर लेना, पाइप उठाना, टैप चालू करना, एंड यू विल सी कि जैसे पानी फ्लो होने लगेगा तो यू विल फील अ जर्क, क्योंकि वाटर कमिंग आउट इज एक्शन. उसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन तुम्हारे हाथों में लगना चाहिए. अगर आप उसको लूज छोड़ दोगे, पाइप को अगर आप लूज छोड़ दोगे ना, तो इट विल स्टार्ट मूविंग हियर एंड देयर. तो उन्होंने क्या बोला है कि जो पाइप है इसको हॉरिजॉन्टली स्टेशनरी रखना है. मतलब इसको ऊपर नीचे आगे पीछे आजू बाजू मूव होने देना नहीं है. यू आर सपोज टू कीप इट हॉरिजॉन्टल. तो इसको हॉरिजॉन्टल रखने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन, मतलब रिएक्शन पूछा है. एंड यू रिमेंबर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट अपोजिट. तो एक्शन फाइंड कर लो, क्योंकि रिएक्शन तो सिर्फ डायरेक्शन वाइज अपोजिट होता है ना. एक्शन मतलब ये जो वाटर बाहर आ रहा है जितने फोर्स से आ रहा है वो एक्शन है, और रिएक्शन जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा विद सेम वैल्यू. तो एक्शन ही फाइंड कर लो. तो फाइंड आउट व्हाट इज एफ. अब प्रॉब्लम ये है कि यू हैव लर्नड फोर्स इक्वल टू dp/dt, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, या फिर यू हैव लर्नड फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. दैट आल्सो कम्स फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. बट हमारे पास जो पैरामीटर है ना वो है एरिया और वेलोसिटी. तो हमको जो फोर्स का इक्वेशन है वो एरिया और वेलोसिटी के टर्म्स में लाना पड़ेगा. और ये तुमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में किया है. डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोगों ने क्लास में लिया है क्वेश्चन. तो कैसे करेंगे? हाउ डू यू ब्रिंग फोर्स इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी? तो एक काम करो, नहीं पता कोई बात नहीं, स्टार्ट फ्रॉम व्हाट यू नो दिस. यस, गुड. तो F इक्वल टू dp/dt. व्हाट इज मोमेंटम बाय द वे? मास इनटू वेलोसिटी. तो आपको पता है कैसे डिफरेंशिएट करते हो? ये प्रोडक्ट रूल लगता है यहाँ पे. मास एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ मास. ज्यादा क्लियर? ऐसा ही करते हैं ना. पहला क्वांटिटी को कांस्टेंट रखते हैं, दूसरे का डेरिवेटिव लेते हैं, प्लस दूसरे को कांस्टेंट रखते हैं, पहले का डेरिवेटिव लेते हैं. वेलोसिटी की वैल्यू क्या दी है? अगर आपको वेलोसिटी बता दिया 0.5 मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है? 0. तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 0. तो पहला टर्म हो जाएगा 0. तो F इक्वल टू 0 प्लस
v dm by dt। ज्यादा क्लियर? मास ना कहीं पे बताया है ना हमको पता है, तो मास को एलिमिनेट करो इक्वेशन से। व्हाट इज मास इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। Density is mass upon volume. So what is mass? Density into volume. Okay, तो ये V density into volume, ये याद रखना, ये कैपिटल V वॉल्यूम है और ये V स्पीड है। ये कैपिटल V वॉल्यूम है और ये स्पीड है, भूलना मत इसको। और डेंसिटी किसका? जो लिक्विड बाहर आ रहा है। कौन बाहर आ रहा है? वाटर। तो डू यू नो व्हाट इज डेंसिटी ऑफ वाटर? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकालो, v रो dv by dt। इसके बाद क्या करेंगे? dv by dt। what is volume? What is volume? Area into length। Okay, area into length। वॉल्यूम इज एरिया इंटू लेंथ। लेंथ को मैं x बोल देता हूं, करेक्ट। एरिया ऑफ पाइप, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो कांस्टेंट बाहर। आप बोलोगे लेंथ किसका? लेंथ मतलब एक सेकेंड में पानी कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो लेंथ। क्योंकि एक्शन क्या है? वाटर कमिंग आउट विद सम फोर्स, दैट इज एक्शन। तो एक सेकेंड में पानी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज द लेंथ x, राइट। तो 1 सेकेंड में मान लेते हैं x डिस्टेंस कवर किया पानी ने, तो दैट इज x। एरिया विल बी टेकन आउट, एरिया विल बी कांस्टेंट। तो फोर्स क्या बन जाएगा? क्या आएगा फोर्स? क्या आएगा? v रो, एरिया बाहर आ गया, आ गया। और लॉजिकली भी सोचो, तुमको एरिया दिया हुआ था और यहाँ तक एरिया इक्वेशन में आया ही नहीं है, तो एरिया का यूज कहाँ करेंगे? तो एरिया इक्वेशन में लाना पड़ेगा आपको। तो dx by dt। व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट? वेलोसिटी। dx by dt खुद वेलोसिटी है, तो f इक्वल टू v रो a, वापस से v, तो v into v स्क्वायर बन गया। तो फोर्स का फॉर्मूला आ गया आपके पास, v स्क्वायर रो a। So this is the equation that we need to solve the question. Okay. तो बहुत सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल केस। f इक्वल टू v स्क्वायर, v की वैल्यू कितनी है? 0.5, इसका स्क्वायर, इनटू डेंसिटी दैट इज 1000, इनटू एरिया दैट इज 10⁻³ -3। 10⁻³ -3 गया, 0.5 का स्क्वायर होता है 0.25, तो 0.25 न्यूटन। तब एंड ऑफ द क्वेश्चन। Three identical point masses are fixed symmetrically. Important word है, fixed symmetrically on the periphery of circle. Periphery मतलब circumference पे। Obtain the resultant gravitational force on any point mass capital M at the center of circle. Extend this idea to more than three identical masses symmetrically located on the periphery. How far can you extend this concept? तो ये क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया आपका। तो पहले क्वेश्चन में बोला है कि 3 आइडेंटिकल पॉइंट मासेस है व्हिच आर फिक्स्ड सिमेट्रिकली ऑन द पेरिफेरी ऑफ सर्कल। सेंटर पे एक मास है कैपिटल M, और उस कैपिटल M मास पे यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो 3 मासेस थे सर्कमफरेंस पे, वो तीनों मिलके सेंटर के जो मास, सेंटर पे जो मास है उसमें कितना फोर्स लगा रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1। अब आगे बोला है कि इस कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करो, एक्सटेंड दिस आइडिया टू मोर देन 3 आइडेंटिकल मासेस। तो 3 की जगह पे 4 ले लेंगे, लेकिन कैसे लोकेट करना है? सिमेट्रिकली। और उसके बाद लास्ट पार्ट इज हाउ फार कैन यू एक्सटेंड दिस कॉन्सेप्ट, मतलब तुम इस कॉन्सेप्ट को कितने मासेस के लिए एक्सटेंड कर सकते हो, ऐसा क्वेश्चन है। तो विल सॉल्व दिस पार्ट बाय पार्ट। तो आई फर्स्ट सॉल्व ए पार्ट ऑफ दिस। तो ए पार्ट में आपको बोला है कि सिमेट्रिकली पेरिफेरी पे सिमेट्रिकली 3 मासेस आपने रख दिए। तो लेट अस टेक अ सर्कल, इसके पेरिफेरी पे मैंने 3 मासेस रख दिए सिमेट्रिकली। आई पुट 1 हियर, लेट अस से थोड़ा चेंज कर लेते हैं। आई पुट 1 ओवर हियर,
एक यहाँ पे रख देता हूँ, एक यहाँ पे रख देता हूँ। सिमेट्रिकली मतलब क्या होता है? व्हाट इज टोटल एंगल ऑफ सर्कल? 360। और 3 मासेस है, मतलब इसके 3 पार्ट्स होंगे, तो तीनों पार्ट्स कितना कितना एंगल सब्टेंड करेंगे? कितना? 120। तो जो एंगल्स बनने वाले हैं ना, तो ऑल दीज एंगल्स आर 120, राइट? तो यहाँ पे एंगल 120, ये एंगल भी 120 और ये एंगल भी 120, ऑल दीज एंगल्स आर 120। आई एम जस्ट रिमूविंग दिस फॉर द टाइम बीइंग, आई जस्ट वांट टू कीप दिस नीट एंड क्लीन, तो इसके लिए मैंने इसको एंगल्स को हटा दिया, सिर्फ पता होना चाहिए 120 120 120। अब आपको बोला है कि आपने सेंटर पे और एक मास रख दिया, सम मास कैपिटल एन, you have kept some mass capital N at the center। इस पे रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है? सर्कमफेरेंस पे ये मास स्मॉल m है, ये B पॉइंट पे भी मास स्मॉल m है, ये C पॉइंट पे भी मास स्मॉल m है। ऐसा क्यों बोला? क्यों उन्होंने बताया? 3 आइडेंटिकल पॉइंट मासेस, आइडेंटिकल मतलब तीनों मासेस सेम है, सिर्फ सेंटर पे कोई और मास है। वैसे भाई जब ये क्वेश्चन अगर जेई नीट में आ रहा है तो 0 आंसर लिख देना, आंसर 0 आता है। लेकिन 0 क्यों आता है? अब बताता हूँ 0 क्यों आता है। सेंटर को हम लोग O बोल देते हैं। तो यू सी, ये जो सेंटर पे जो मास है, इस पे टोटल फोर्स, और मैं फिलहाल फॉर टाइम बीइंग वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा। व्हाट इज द टोटल फोर्स ऑन ए? फोर्स ऑन ए, O ड्यू टू A, O ड्यू टू B एंड O ड्यू टू C। तो यहाँ सेंटर पे जो मास है उसको तीनों के तीनों मासेस अट्रैक्ट करेंगे, तो फोर्स ऑन O ड्यू टू A प्लस O ड्यू टू B एंड प्लस O ड्यू टू C। और याद रखो, मैंने आपको बताया था ये नॉर्मल एडिशन नहीं है, ये वेक्टर एडिशन है, नहीं तो फिर फोर्स ऑन O ड्यू टू A निकाल लिया, O ड्यू टू B निकाल लिया, O ड्यू टू C फाइंड करना, तीनों को डायरेक्ट ऐड कर दिया। ऐसा नहीं होता, ये वेक्टर एडिशन है, हमको डायरेक्शन देखना पड़ेगा। देखते हैं, डायरेक्शन देखते हैं हम लोग। तो एक काम, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, रिपल्सिव तो होता नहीं है। तो फोर्स O पे जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव ही होने वाला है, तो B उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करने वाला है। So this is the direction of force on O due to B. Similarly, C भी उसको अट्रैक्ट करेगा, this is force on O due to C। ये आगे डायरेक्शंस। Similarly, A भी उसको अट्रैक्ट करेगा, तो force on O due to A। अब कंफ्यूजन कहाँ होता है कि कंपोनेंट्स कैसे करने हैं। सबसे पहले कंपोनेंट्स किसके करने वो पता होना चाहिए। कोई भी फोर्स अगर अलोंग एक्स एक्सिस है, अलोंग वाई एक्सिस है या अलोंग जेड एक्सिस है, ऐसे केसेस में फोर्सेस के कंपोनेंट करने ही नहीं होते, क्योंकि एक ही कंपोनेंट होता है। अगर कोई फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस है तो उसका एक ही कंपोनेंट है, दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस, आई कैप। कोई फोर्स अलोंग वाई एक्सिस है तो उसका भी एक ही कंपोनेंट है। तो ऐसा तुम देख रहे हो वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है? O ड्यू टू A, इसका कंपोनेंट करना ही नहीं होता। तो कंपोनेंट किसे करेंगे? फोर्स ऑन O ड्यू टू B एंड O ड्यू टू C। गुड। तो कंपोनेंट्स करने के लिए मैं फिलहाल यहाँ पे एक डमी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इट्स जस्ट अ लाइन, सम लाइन। अब क्यों ड्रॉ किया समझ में आया थोड़ी देर में। और मैं यहाँ पे और एक लाइन ड्रॉ करता हूँ ऐसे, है ना क्लियर? टोटल एंगल कितना था? टोटल मतलब ये एंगल कितना था? 120। और तुम देख रहे हो ये एंगल बाइसेक्टर बन गया, तो ये कितना हो गया? 60। और ये भी कितना हो गया? 60। तो फोर्स ऑन O ड्यू टू B के कंपोनेंट्स कर लेंगे, एक कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा और एक कंपोनेंट यहाँ होगा। तो ये जो कंपोनेंट है ये एंगल को एडजेसेंट है, एंगल को लग के है। एंगल को एडजेसेंट कंपोनेंट कौन सा होता है? कॉस। तो ये आ गया फोर्स OB, FOB cos 60, और ये आ गया आपका साइन, तो FOB sin 60। सिमिलरली फोर्स ऑन O ड्यू टू C, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक जाएगा यहाँ पे और एक आएगा यहाँ पे। तो ये जो कंपोनेंट है ये है FOC sin 60 और ये है FOC cos 60। क्लियर?
अगर if magnitude wise FOA, FOB and FOC are equal, चलो FOA को फिलहाल साइड में रखो, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड वाइज FOB और FOC मैग्नीट्यूड वाइज बोल रहा हूँ, डायरेक्शन वाइज तो वो अलग अलग है ही, डायरेक्शन अलग है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज अगर वो सेम हो गए तो FOC sin 60 और FOB sin 60 क्या होगा, कैंसिल होगा। आपको याद है ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड किस पे करता है, प्रोडक्ट ऑफ मासेस। FOB निकालोगे तो कैपिटल M इनटू स्मॉल m, डिस्टेंस ये है रेडियस, तो डिस्टेंस का स्क्वायर है तो रेडियस का स्क्वायर, तो ये आएगा G कैपिटल M स्मॉल m बाय r स्क्वायर। अगर आप फोर्स ऑन O ड्यू टू C निकालोगे तो भी सेम आएगा, कैपिटल M स्मॉल m बाय r स्क्वायर इनटू G। फोर्स ऑन O ड्यू टू A निकालोगे तो भी क्या आएगा, सेम। तो ऑल दिस फोर्सेस आर सेम। तो मैग्नीट्यूड वाइज स्पीकिंग, मैग्नीट्यूड वाइज ये सारे ही फोर्सेस इक्वल है। तो फोर्स ऑन O ड्यू टू A, फोर्स ऑन O ड्यू टू B, फोर्स ऑन O ड्यू टू C, लेट अस कॉल दिस एज F, दे आर सेम। इसका मतलब है जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है वो कैंसिल हो गए, देयरफॉर FOB sin 60 एंड FOC sin 60 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल आउट because we are these two forces are equal in magnitude but opposite in direction, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है वो उसका क्या होगा, एडिशन है। क्यों एडिशन, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं ना, तो ऐड हो जाएगा। FOB cos 60 and FOC cos 60 will add up, therefore force in downward direction में ये दोनों फोर्सेस का एडिशन होगा, FOB cos 60 प्लस FOC cos 60। FOB को मैंने टेम्पररी F नाम दिया है, cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, FOC को भी F बोला है, cos 60 हाफ होता है, हाफ और हाफ 1 होता है। व्हाट इज नेट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, F मतलब कितना, G by r square। What is the force in upward direction? Force in upward direction कितना था, force on O due to A, मतलब कौन था, F। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना है, F, अपवर्ड में कितना है, F, तो क्या हो गया, कैंसिल। तो सिंस forces in upward and downward direction are same, downward directions are equal in magnitude, therefore net force कितना क्या, net force 0, net force on O मतलब mass at center is 0, तो ठीक है। तो net force on mass capital M is 0 हो गया। अब आपको बोला है कि इस कॉन्सेप्ट को 3 से ज्यादा के लिए अप्लाई करना है, 3 से ज्यादा के लिए, तो 3 से ज्यादा तो 4 ले लो, तो वी विल अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ 4, बट कंडीशन वही है, क्या कंडीशन है, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक होना चाहिए, तो मासेस शुड बी सिमेट्रिकली प्लेस्ड, पार्ट बी सिमेट्रिकली प्लेस्ड 90 डिग्री। सिमेट्रिकली प्लेस्ड तो आपके ऊपर आप कैसा भी आप अरेंज कर लो, लेकिन याद रखना एंगल शुड बी 90 डिग्री ना, तो ऐसा रख लो। और सेंटर पे एक मास डाल देते हैं कैपिटल F। यहाँ पे मैं ज्यादा कुछ लिखने नहीं वाला, बिकॉज इट इज वेरी ऑब्वियस, डायग्राम से समझ में आ रहा है। A B C D O, कैपिटल M स्मॉल m स्मॉल m स्मॉल m एंड स्मॉल m, करेक्ट। एक टग ऑफ वॉर जैसा सिचुएशन हो गया, जितने फोर्स से A इसको ऊपर पुल करेगा उतने ही फोर्स से C इसको नीचे पुल करेगा। इसका मतलब फोर्स ऑन O ड्यू टू A एंड फोर्स ऑन O ड्यू टू C क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। सिमिलरली जितना
बी उसको लेफ्ट में पुल करेगा, उसने फोर्स से डी पुल करेगा राइट में, तो फोर्स ऑफ ओ ड्यू टू बी एंड फोर्स ऑफ ओ ड्यू टू डी कैंसिल आउट। तो नेट फोर्स कितना है? 0। इसका मतलब ये होता है कि जब तक तुम मासेस को और आइडेंटिकल मासेस को, सिर्फ मासेस को नहीं, आइडेंटिकल सारे मासेस सेम थे, जब तक तुम आइडेंटिकल मासेस को सिमेट्रिकली प्लेस कर रहे हो तब तक नेट फोर्स कितना होने वाला है? 0 होने वाला है। अब इस कॉन्सेप्ट को तुम कितना एक्सटेंड कर सकते हो? इनफिनाइट। यू कैन एक्सटेंड दिस कॉन्सेप्ट टू इनफिनाइट नंबर ऑफ मासेस। व्हाट वी कैन डू इज पार्ट सी। Part C is also simple, extremely simple. So how far you can extend? Up to infinity. उससे क्या होगा? पहले मैं सेंटर का मास दिखा देता हूँ। सेंटर में कैपिटल N है, so you have capital N mass at the center, and then I'll start putting masses. यहाँ पे एक मास है तो उसको अपोजिट भी एक मास है, डायगोनली अपोजिट। डायगोनली अपोजिट मासेस क्या करने वाले हैं? कैंसलेशन। यहाँ पे एक मास है तो यहाँ पे भी एक मास है, कैंसिलेशन। यहाँ है तो डायगोनली अपोजिट और एक है, कैंसिलेशन। यहाँ पे है तो यहाँ पे है, कैंसिलेशन। ओके, तो ऐसा करते करते हम लोग कितने मासेस ला सकते हैं? इनफिनिट। तो वी कैन एक्सटेंड दिस कॉन्सेप्ट टू इनफिनिटी, इनफिनिट नंबर ऑफ मासेस। और जो डायगोनली अपोजिट मासेस है, दे आर गोइंग टू कैंसिल आउट द फोर्स ऑन सेंट्रल मास। तो जो सेंट्रल मास है कैपिटल एन, उस पे फोर्सेस कैंसिल होने वाले हैं, क्योंकि जो डायगोनली अपोजिट मासेस है वो इक्वल बट अपोजिट फोर्स बनाएंगे। सो वी कैन एक्सटेंड दिस कॉन्सेप्ट फॉर इनफिनाइट नंबर ऑफ मासेस, फॉर इनफिनाइट नंबर ऑफ मासेस, and the resultant force, the net force will always be 0. The net force will be 0. खत्म हो गया पार्ट सी। Done. So let us go ahead with next question. Example 4.3. A car of mass 1.5 ton, 1 ton is 1000 kilogram, तो 1.5 ton मतलब 1500 kilogram, is running at 72 kilometer per hour. किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो तो 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा ये। ऑन अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड, ऑन टर्निंग द इंजन ऑफ, गाड़ी का इंजन बंद कर दिया, तो व्हीकल विल स्टॉप आफ्टर सम टाइम। इट स्टॉप्स इन 20 सेकंड्स, तो 20 सेकंड में गाड़ी रुक गया, मतलब फाइनल स्पीड इज 0। इनिशियल स्पीड इज 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब 20 मीटर पर सेकंड, फाइनल स्पीड इज 0। तो 72 किलोमीटर से 0 स्पीड होने के लिए 20 सेकंड लग गए। While running at the same speed on the same road, the driver observes an accident 50 meters in front of him. He immediately applies the brakes and just manages to stop the car at the accident spot. Calculate the braking force. तो ये जो क्वेश्चन है इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करना चाहिए हमने। एक है पहला केस, पहले केस में क्या था, ड्राइवर ने इंजन बंद कर दिया, ब्रेक वगैरह कुछ अप्लाई नहीं किया, गाड़ी अपने आप मतलब बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर सरफेस। तो जब तक ब्रेक अप्लाई नहीं हुआ तो गाड़ी को रोकने वाला एक ही फोर्स था, दैट इज फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड सरफेस। सेम रोड पे सेम स्पीड से ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और 50 मीटर आगे उसने देखा कि एक्सीडेंट हुआ। अब उसको ब्रेक मारना पड़ेगा, नहीं मारा तो गायब हो गया अंदर गाड़ी में। तो ही सपोज टू अप्लाई ब्रेक्स। तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद ही जस्ट मैनेजेस टू स्टॉप द कार, मतलब ब्रेक अप्लाई करने से गाड़ी रुकने तक जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है वो 50 मीटर का है। ओके, गिवन दिस मच ऑफ इंफॉर्मेशन एक तो तुमको बताया है। अब आपसे पूछा है कि ब्रेकिंग फोर्स कितना है। ब्रेकिंग फोर्स मतलब ब्रेक की वजह से जो फोर्स आया वो कितना है। तो कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कलेक्ट द डेटा, क्या क्या बताया तुमको, कैसे सॉल्व करोगे। ब्रेकिंग फोर्स, फोर्स मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, बराबर। मास तो दिया है 1500 किलोग्राम। एक्सेलरेशन वो हम फाइंड कर लेंगे, वैसे बाय द वे रिटार्डेशन आएगा क्योंकि गाड़ी का स्पीड कम हो रहा है, वो हम लोग फाइंड कर लेंगे।
लेकिन ब्रेक मारने के बाद दो टाइप के रिटार्डेशन है। एक जो टायर और रोड सरफेस में फ्रिक्शन था वो, दूसरा जो ब्रेक ने जो रिटार्डेशन लिया वो। तो आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिटार्डेशन, वन अराइजेस ड्यू टू ब्रेक एंड अदर ड्यू टू फ्रिक्शन। ये क्लियर है? लेकिन ड्यू टू फ्रिक्शन कितना रिटार्डेशन और ड्यू टू ब्रेक कितना रिटार्डेशन, ये कैसे फाइंड करोगे? तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले केस को पहले सॉल्व कर लेंगे। तो पहले केस में ब्रेक अप्लाई किया था क्या? नहीं, पहले केस में ब्रेक अप्लाई नहीं किया था। तो एक काम करता हूँ, मैं गिवन डेटा लिख लेता हूँ। गिवन डेटा में मास ये दोनों केसेस में सेम रहेगा, क्योंकि दोनों केसेस में गाड़ी तो सेम है तो मास सेम है। दोनों ही केसेस में इनिशियल स्पीड भी सेम बोला है। तो केस 1 में इनिशियल स्पीड u है, कितना है 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब मीटर पर सेकंड में कितना आ गया 20। दोनों ही केसेस में v भी सेम है, क्योंकि दोनों केसेस में गाड़ी स्टॉप हो रहा है, राइट। तो इतना डेटा दोनों केस का कॉमन है। अब केस 1 में जो एक्सेलरेशन आएगा, जो भी फाइंड करेंगे वो ओनली ड्यू टू फ्रिक्शन होगा। और केस 2 में जो भी टोटल रिटार्डेशन होगा वो ड्यू टू ब्रेक प्लस ड्यू टू फ्रिक्शन है। और केस 2 में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है डिस्टेंस का, पहले केस में नहीं बताया था डिस्टेंस, करेक्ट। और पहले केस में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है टाइम का 20 सेकंड्स। तो यू आर सपोज टू स्प्लिट, पहले तो इंफॉर्मेशन अलग कर लो, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करने के लिए बोला है फोर्स ड्यू टू ब्रेकिंग। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ फोर्स? मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब फोर्स ड्यू टू ब्रेकिंग इज मास ऑफ द व्हीकल इनटू रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेकिंग। एबी, अब एबी कैसे फाइंड करते देखते हैं बाद में, विल सॉल्व नाउ। तो बाकी भी फॉर्मूला लगने वाले हैं, वो सॉल्यूशन में मैं लिखते जाऊंगा जो जो लगेगा। तो केस 1 जहां पे हमने सिर्फ गाड़ी का इंजन टर्न ऑफ किया, ब्रेक अप्लाई नहीं किए, आपको पता है रिटार्डेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, v minus u by v equal to u plus at। तो v minus u equal to at, तो a equal to v minus u by t। ये पहले केस का था, और पहले केस में रिटार्डेशन था ओनली बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो af, तो af की वैल्यू क्या आएगी? af will be v कितना है 0, u what is u 20 and time is also 20 seconds। so what is retardation? -1 meter per second। गुड, तो ये आपको मिल गया फ्रिक्शनल रिटार्डेशन। इसको फ्रिक्शनल रिटार्डेशन बोलते हैं, मतलब रिटार्डेशन अराइजेस ड्यू टू फ्रिक्शन। ओके, यहां तक क्लियर? अब केस 2 देखते हैं। तो लेट अस सॉल्व फॉर केस 2। केस 2 को हम लोग सेम फॉर्मूला से नहीं कर सकते, क्योंकि केस 2 में टाइम का इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, डिस्टेंस का दिया है, which is an equation of kinematics which will connect v, u, s and e। v square equal to u square plus 2a। very good। so v square equal to u square plus 2as। तो 2as equal to v square minus u square, तो a equal to v square minus u square by 2s। और ये a दोनों मिला के है ब्रेक्स एंड फ्रिक्शन। तो v की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 20 का स्क्वायर, राइट। 2 into 50 दैट इज 100। 400 by 100 मतलब 4 -4 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया? -4। तो टोटल रिटार्डेशन कितना है? -4। कैन आई राइट डाउन दिस एज -3 -1? देख सकते हैं इसमें से -1 कहां से आ रहा था? फ्रिक्शन। तो कंपेयर कर लो फिर, comparing with total retardation AB plus AF। तो AF की वैल्यू 1 है, तो AB कितना हो गया? -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो व्हाट विल बी ब्रेकिंग फोर्स? मास इनटू AB। व्हाट इज मास? 1500। व्हाट इज AB? -3, तो कितना हो गया? -4500 न्यूटन। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट दिस स्टॉपिंग फोर्स। ये बॉडी को स्टॉप कर रहा है, ये बॉडी को एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, इट इज रिटार्डिंग फोर्स, राइट। हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल 4.4 ओवर अ गिवन रीजन, तो एक रीजन है, उस रीजन में फोर्स वेरीज एज, मतलब वेरिएबल फोर्स, तो वर्डन ही पूछा होगा आपको मोस्टली। फोर्स वेरीज एज F equal to 3x square minus 2x plus 1. In this region, an object is displaced from x1 equal to 20 cm to x2 equal to 40 cm by the given force. याद है क्या? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स P to Q. P का डिस्टेंस यहाँ पे बोल दिया 20 और जहाँ पे लेके जा रहे हो Q कितना है 40. Calculate the amount of work done. तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये. What is given to you? They have given you force by equation, that is 3x square minus 2x plus 1. They have told you initial position of object is 20 centimeter, final position is 40 centimeter, and if you convert this into meter, this is 0.2 and this is 0.4. They are asking you to find out what is the work done by this variable force, and if you remember, we have already seen, derived actually, what is the work done? Integration from initial point to final point f dx. ठीक है यार, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हमने दो मेथड से सीखा था, एक था ग्राफिकल, दूसरा था मैथमेटिकल. तो सीधा सीधा फॉर्मूला याद होना चाहिए. फॉर्मूला याद है तो डन. तो वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2, f क्या है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 dx. एक काम करते हैं, ये तीनों इंटीग्रल अलग कर लेते हैं. तो इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर, अब एक काम करो और एक काम करो साथ में, सबके लिमिट्स क्या लगेंगे सेम. तो ब्रैकेट के बाद कॉमन लिमिट्स लिख देना x1 टू x2 और x1 x2 की वैल्यू मैं आखिरी में लिख दूंगा वहां पे. तो पहले का इंटीग्रेशन माइनस, क्योंकि सेकंड टर्म माइनस है तो माइनस, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या आएगा इंटीग्रेशन 2x dx और प्लस इंटीग्रेशन dx. कुछ नहीं किया, ये तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया और तीनों में लिमिट x1 तो x2 था, तो ये कॉमन लिमिट बाहर डाल दी. मैथ्स में तो वो कर ही सकते हो. एंड 3 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ गया x स्क्वायर dx माइनस 2 कांस्टेंट तो बाहर आ गया x dx प्लस इंटीग्रेशन dx. अगेन लिमिट्स आर फ्रॉम x1 टू x2. x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है x क्यूब बाय a. x रेज़ टू n dx का इंटीग्रेशन होता है x रेज़ टू n dx का इंटीग्रेशन होता है x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर बाय 2 dx का इंटीग्रेशन होता है x फ्रॉम x1 टू x2. अब x1 और x2 की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे. x1 की वैल्यू थी 0.2 और एक था 0.4. 3 3 2 2 कैंसिल हो गए. अभी से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जहाँ जहाँ पे तुमको x दिख रहा है वहाँ वहाँ पे पहले तुम 0.4 लिखोगे, माइनस करोगे और लोअर लिमिट डालोगे. तो पहले अपर लिमिट 0.4 क्यूब. अगर आपको x कॉमन निकाल के करना है तो भी कर सकते हैं, डज नॉट मैटर, इट्स द सेम थिंग. ठीक है, 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.4 माइनस लोअर लिमिट 0.2 का क्यूब माइनस 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.2 हो गया. व्हाट इज 4 क्यूब? 4 क्यूब इज 64. So what is 0.4 cube? 0.064. 0.16 पक्का? सर अरे फोर्स का 16 होता है. 0.4 मतलब 4 × 10⁻⁻1 का स्क्वायर है, तो 0.16 बराबर लिखा वहां पे प्लस 0.4. ठीक है, माइनस 0.2 का क्यूब 0.008 पक्का? श्योर. ओके 008 नॉट 007. जेम्स बॉन्ड है ना 007. व्हाट इज 0.2 का स्क्वायर? 0.04 पक्का? ओके प्लस 0.2 कर लो इसको सॉल्व. 0.4 में से 0.16 गया, 0.4 में से 0.16 गया 0.24. 0.24 में ये ऐड कर लो
देखो ऐसा है 0.24 में 0.064 ऐड कर दो। अरे बराबर लिखा है वो, बराबर लिखा है 0.4 में से 0.16 जाता है तो कितना होता है 0.24 होता है। ये दो मिला के 0.24 है, उसमें क्या ऐड करोगे 0.064 ऐड करोगे तो कितना आएगा। ठीक है मैं आपके हिसाब से करता हूँ, आपका हिसाब ऐसा होगा, ऐसे ही होता है ना, तो आपका हिसाब लगा लो क्या है हाँ 0 ओके, मतलब 10 है, कैरी फॉरवर्ड 1 हो गया 0.304, ये 0.304 माइनस 0.2 में से 0.04 गया, 0 पॉइंट क्या 20 में से 4 गए 16, तो पॉइंट 20 में से 0.04 गए तो 0.16 ये 0.16 है, इसमें क्या ऐड कर रहे हो। हाँ वो तो बहुत इजी है, बता तो सीधा सीधा है जल्दी 0.168 304 में से 304 में से 168 माइनस करो, पहले पॉइंट भूल जाओ, 304 में से 168 माइनस करो, छोड़ो 300 में से 170 माइनस करो 130, यहाँ पे 4 ऊपर है मतलब 134 और वहां पे 2 नीचे है तो 136 0.136 जूल, यही आंसर आने वाला है 100%। देखते हैं देखो आंसर में क्या दिया है 0.136 जूल बराबर। Example 4.5, let us see what they are saying in example 4.5. Figure A, so there is some diagram here. Figure A shows a fixed pulley. The pulley, ये fixed pulley है, does not move. A massless inextensible string, एक string है which is massless and inextensible with masses m1 and m2. तो दो masses हैं, एक m1 है, एक m2 है, m2 is greater than m1. Attached to its two ends is passing over the pulley. तो ये जो वायर है, जो स्ट्रिंग है, ये पुली के ऊपर से पास हो गया। Such an arrangement is called as Atwood machine. तो इस अरेंजमेंट को हम लोग Atwood machine बोलते हैं। Calculate acceleration of the masses. m1 और m2 का कितना acceleration है ये बताओ। And force due to tension along the string. तो टेंशन फोर्स कैपिटल T का वैल्यू कितना है ये बताओ। Along the string, assuming axle of the pulley to be frictionless. ठीक है, पहले तो मैं डायग्राम वापस ड्रॉ कर देता हूँ because it is not very clear. एक रिजिड सपोर्ट है, रिजिड सपोर्ट के नीचे एक पुली है, पुली ये एक्सेल के थ्रू रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड है, तो दिस एक्सेल, ऐसा ही एक्सेल है यहाँ पे, दिस पुली के ऊपर से हमने एक मासलेस और एक एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग को पास कर दिया, something like this, ऐसा स्ट्रिंग को पास कर दिया। एक साइड पे एक लोड लगा दिया, वेट लगा दिया जिसको m1 बोला है, और दूसरी साइड पे दूसरा लोड लगा दिया जिसको m2 बोला है, क्योंकि m2 की वैल्यू ज्यादा है इसलिए मैंने m2 का साइज थोड़ा बड़ा बता दिया है। दिस इज व्हाट यू हैव, दिस इज कॉल्ड एज Atwood machine, राइट। आपको पूछा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस टू मासेस एंड व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अभी मुझे फिलहाल आपको पूरा डायरेक्शन बताना पड़ेगा, हाउ टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन एंड टेंशन, देन आई विल गिव यू अ ट्रिक। वो ट्रिक आप सिर्फ जेई नीट में यूज कर लेना, या फिर जब आपको क्वेश्चन ऐसा दिया हो जहाँ पे आंसर आपको न्यूमेरिक फाइंड करना नंबर के फॉर्म में, जैसे पिछला कैसा था 0.136 तो नंबर था, यहाँ पे तुमको कोई भी वैल्यू नहीं बताई, मतलब यहाँ पे तुम्हारा आंसर फॉर्मूला है, जहाँ पे तुमको न्यूमेरिक आंसर चाहिए होगा वहाँ पे जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ डायरेक्टली यूज कर लेना। सबसे पहली चीज, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम है, जब तक वायर चेंज नहीं हो, स्ट्रिंग चेंज नहीं हो, टेंशन सेम रहता है। नंबर 2, टेंशन का डायरेक्शन होता है हमेशा टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ एक्सटेंशन, जहां रस्सी को बांधा। फॉर एग्जांपल
आई हैव अ स्ट्रिंग जिसको मैंने दीवार पे बांध दिया, मैंने दीवार पे बांध दिया, तो मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से टेंशन का डायरेक्शन है टुवर्ड्स द वॉल, और वॉल से कोई देख रहा है तो टुवर्ड्स मी, तो टेंशन का डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। नीचे से कोई देख रहा है तो टेंशन ऊपर की तरफ है, ऊपर से कोई देख रहा है तो टेंशन नीचे की तरफ है। सेम यहाँ पे, और क्योंकि वायर सेम है तो टेंशन भी सेम है, तो टेंशन की वैल्यू भी सेम आएगी। गुड। तो इससे तुम देखोगे ना, यहाँ पे तुमको दिखाया होगा ऊपर भी टेंशन लिखा है, नीचे भी टेंशन लिखा है, इसमें तो समझ आएगा। है तो क्लियर? अब एक्सेलरेशन आया कहाँ से? m2 की वैल्यू m1 से ज्यादा है, मतलब m2 नीचे जाएगा, ये फोर्स है m2 जी, m2 नीचे जाएगा विद एक्सेलरेशन a, और यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स है m1 g, और ये ऊपर जाएगा विद एक्सेलरेशन a। राइट साइड में लोड कम था तो लोड ज्यादा है, तो ये साइड नीचे जाएगा, क्योंकि दोनों लोड्स सेम स्प्रिंग से कनेक्टेड है, तो जितने एक्सेलरेशन से m2 नीचे जाएगा उतने ही एक्सेलरेशन से m1 ऊपर जाएगा। है क्लियर? तो दो इक्वेशन बनेंगे, और बाय द वे दो इक्वेशन कैसे बनाने बता देता हूँ मैं आपको भी। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फ्री बॉडी डायग्राम, जिसको नहीं पता कोई बात नहीं, अभी पता लग जाएगा व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम। इसको शॉर्टकट में हम लोग एफबीडी बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। अब ये फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये बार-बार यूज करना पड़ेगा एफबीडी। कुछ नहीं है, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है कि तुम बॉडी और उस पे लगने वाले फोर्सेस दिखाओ, बाकी सब कुछ छोड़ दो, जस्ट शो बॉडी एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट एंड एवरीथिंग एल्स रिमूव फ्रॉम द डायग्राम, उसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो दो ऑब्जेक्ट्स है तो दो फ्री बॉडी डायग्राम्स है लॉजिकली। तो अगर मैं m1 की बात कर रहा हूँ तो ये m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बन गया, फिर मुझे यहाँ पे एक्सेलरेशन दिखाना पड़ेगा a, अगर कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया तो बस छोटा दिखा देते हैं। ये हो गया पहले ऑब्जेक्ट का एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। सिमिलरली सेकंड का भी आएगा, सेम लाइंस पे सेकंड का आएगा। तो सेकंड का आ गया फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सेकंड। गुड। सेकंड के केस में एक्सेलरेशन नीचे है तो नीचे ही दिखाएंगे उसको, क्या सेकंड। क्लियर? अभी स्टेप्स क्या क्या परफॉर्म करनी होती है वो अच्छे से समझ लो, आगे जाके तुमको जरूरत नहीं पड़ने वाली, ये सिर्फ यहाँ के लिए नीचे स्टेट बोर्ड में है तो तुमको डिराइव करना पड़ेगा। यू शुड रिमेंबर। चलो मैं एग्जांपल बता देता हूँ, रिमेंबर क्या एग्जांपल बता देता हूँ आपको। इफ आई ड्रॉप दिस ऑब्जेक्ट रिलीज, क्या होगा? It starts going down. Why? Because there is a net force acting downwards. अब बोलोगे नेट मतलब क्या? ग्रेविटी तो है, हाँ ग्रेविटी है, डाउनवर्ड्स है, लेकिन एयर भी है। तो जब ये ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा तो एयर उस पर ड्रैग फोर्स लगाता है जो अपवर्ड होता है, बट ऑब्जेक्ट जा रहा है नीचे, मतलब रिजल्टेंट फोर्स डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड इज डाउनवर्ड्स। तो कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे कब जाता है? जब रिजल्टेंट फोर्स नीचे की तरफ हो। तो सिमिलरली कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर कब जाएगा? व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स इज अपवर्ड। तो मैं दोनों के लिए एक एक इक्वेशन लिख दूंगा, मैं पैरेलली लिखते जाऊंगा सो दैट यू अंडरस्टैंड। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट m1 ऊपर जा रहा था कि नीचे जा रहा था? ऊपर। तो ऊपर कौन सा फोर्स है? टेंशन। तो टेंशन फोर्स माइनस m1g, नीचे क्या है? नेट फोर्स। यहाँ पे नेट फोर्स डाउनवर्ड है कि अपवर्ड है? डाउनवर्ड, क्योंकि नीचे आ रहा है, तो क्या लिखेंगे? m2g माइनस t। Well, by the way, what is force in general? Mass into acceleration. तो यहाँ पे नेट फोर्स को मैं लिखूंगा m1a इक्वल टू t माइनस m1g। यहाँ पे क्या लिखेंगे? बताओ। m2a इक्वल टू माइनस, बराबर। यहाँ से टेंशन का एक इक्वेशन बन जाएगा आपका, तो यहाँ से टेंशन T इज
is m1g plus m1a, तो t इक्वल टू m1 कॉमन g प्लस a, और वहां से p इक्वल टू m2g माइनस m2a, तो t इक्वल टू m2g माइनस a, करेक्ट। तो आई गिव यू ट्रिक, मैंने पहले भी बताया एक लेक्चर में, एनीथिंग गोइंग डाउन नेट एक्सेलरेशन इज g माइनस a, ठीक है राइट। एनीथिंग गोइंग अप g प्लस a। अब सिर्फ इतना सोचना था कि नीचे कौन जा रहा है, m2। व्हाट इज फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू नीचे कौन जा रहा है, तो m2 इनटू एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट गोइंग डाउन इज g माइनस a, तो बन गया m2g माइनस a। व्हाट इज गोइंग अप, तो m1g प्लस a। बट बाय द वे दोनों केस में लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड सेम होगी, तो विल इक्वेट फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। और याद रखना मैं सारा ये हटा के एक शॉर्टकट बताऊंगा आपको, तो उसके लिए पहले ये पता होना चाहिए। तो m1g प्लस a इक्वल टू m2g माइनस a, यहाँ से a मिल जाएगा हमको, m1g प्लस m1a इक्वल टू m2g माइनस m2a। ये माइनस वाला टर्म यहाँ पे लेके आ जाओ, लेके आ जाओ इसके लिए। तो m1a प्लस m2a इक्वल टू m2g माइनस m1g। देन टेक आउट a कॉमन, m1 प्लस m2, टेक आउट g कॉमन, m2 minus m1 into g. What is the acceleration? m2 minus m1 upon m1 plus m2 into g. ये a मिल गया आपको, एक्सेलरेशन मिल गया हमको। बाय द वे हमको एक्सेलरेशन चाहिए था, हो गया था, और टेंशन चाहिए, टेंशन बाकी निकाल के टेंशन, ज़्यादा क्लियर राइट। अब इसका भी ट्रिक समझ लो, कुछ नहीं है, a फाइंड करना इज नॉट अ बिग टास्क। एक्सेलरेशन, यू नो how to find acceleration, do you remember Newton's formula? So what is a, f by m, सिर्फ एक काम करना, f net upon m total plus f net upon m total। सिस्टम में दो ही मासेस थे, तो टोटल मास होगा m1 प्लस m2, you see m1 plus m2, करेक्ट। अब ये f net क्या है, ज्यादा मास कौन था, m2, तो m2 सिस्टम को कहाँ लेके जा रहा है, नीचे, राइट, क्योंकि m2g नीचे है, m2g नीचे है, m1g भी नीचे है, लेकिन m1g यहाँ पे अपोजिंग फोर्स का काम कर रहा है। m2 wants to take the system, मतलब take himself herself down, लेकिन m1 क्या करेगा, अपोज, हाँ, m2 will try to bring itself down, m1 will oppose। तो नेट फोर्स क्या लिखूंगा मैं, m2g माइनस m1g, तो m2g माइनस m1g, जी कॉमन निकाल लो, a इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू g, यही है एक्सेलरेशन। तो डायरेक्ट होता है सॉल्व, ओके। तो ये डायरेक्ट वाला याद रखना, अभी ये याद रखना। अब हमको फाइंड करना है टेंशन। तुमको a मिल गया, इक्वेशन 1 और 2 में से जहां तुम्हारी मर्जी हो वहां पे a सब्स्टिट्यूट कर दो, तो put equation number 3 in equation 1 or 2, whichever you want। तो from, let us say from 1 and 3, तो equation 1 था t equal to m1g plus a, लेकिन a क्या आया, m2 minus m1 upon m1 plus m2 into g, g कॉमन, तो t equal to m1g 1 plus m2 minus m1 upon m1 plus m2, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सॉल्व, तो t इक्वल टू m1g क्रॉस मल्टीप्लाई m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, क्या कैंसिल हो गया, m1 कैंसिल हो गया, m2 दो बार आ गया दो बार, तो 2m2 तो 2 m1 m2g अपॉन m1 प्लस, ये आ गया आपका टेंशन का फॉर्मूला, क्लियर। अब मैं बताता हूँ आपको शॉर्टकट, वही डायग्राम उठा लेंगे वापस से एक बार, और डायरेक्टली कैसे फॉर्मूला बनते हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एटलीस्ट फॉर जेईई।
देखो ऐसा है, सबसे पहले यू रिमेंबर हाउ डू यू फाइंड आउट एक्सेलरेशन? नेट फोर्स, ज्यादा मास कौन है तो m2g में से m1g माइनस करो, नेट फोर्स बन गया। अगर m1 ज्यादा तो क्या लिखते हैं? m1 माइनस m2 लिखते हैं। चलो ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड, वेरी गुड, हो गया, डायरेक्ट आ गया ये। आई जस्ट टोल्ड यू, कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे जाए, नीचे जाए, नीचे जाए, वो नीचे जा रहा है m2 इनटू एक्सेलरेशन में क्या लिखेंगे? g माइनस है कि g प्लस है? g माइनस a। चलो वेरी गुड, g माइनस a आ गया, राइट, बराबर। तो ये a उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो और सॉल्व करो। तो p इक्वल टू m2 g माइनस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू g, g कॉमन निकालो तो t इक्वल टू m2g 1 माइनस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, तो t इक्वल टू m2g क्रॉस मल्टीप्लाई m1 प्लस m2 माइनस m2 माइनस माइनस प्लस m1 अपॉन m1 प्लस m2। इस केस में कौन कैंसिल हो गया? m2 m2, m1 प्लस m1 2m1, तो 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2, वही तो आया 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस। अब ये ट्रिक आप पहले मास में भी लगा सकते हो। पहला मास कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे लिखोगे g प्लस a और a सब्स्टिट्यूट करोगे, वो तो हमने ऑलरेडी कर ली, क्लियर? तो ये ट्रिक इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं पता तो फिर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जेई पे बहुत प्रॉब्लम देगा। So that's it for today.